कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे साथियों, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड अध्याय 6 केंद्र सरकार में लोकसभा व राज्यसभा का गठन, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां, राज्यसभा सभापति व उपसभापति की शक्तियां, इसके बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है संसद की शक्तियां। हमने पिछले टॉपिक में भी संसद की विधायी शक्तियां पढ़ ली थी। आज अपन संसद की शक्तियों में संविधान में संशोधन की शक्ति, वित्तीय शक्तियां और प्रशासनिक शक्तियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो प्यारे साथियों, आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ सके, मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। आओ तो अपन पढ़ते हैं इस टॉपिक को आगे। देखिए, संविधान में संशोधन की शक्ति पढ़ें, उससे पहले मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, जैसे एक क्वेश्चन देखो मैंने आपके लिए बनाया, जैसे भारत की संसद किसे कहते हैं, यानी संसद किसे कहते हैं, संसदीय शब्द का अर्थ बताइए। तो देखो, संसदीय शब्द का अर्थ क्या होता है कि संसद जो है एक ऐसी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है। संसद एक ऐसी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें जनता क्या होती है, जनता सर्वोपरि होती है। यानी सबसे ऊपर कौन होती है, जनता होती है। जनता सर्वोपरि होती है और जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। तो जो सर्वोच्च शक्ति होती है, सर्वोच्च जो शक्ति होती है वो जनता के प्रतिनिधियों में निहित होती है। किस में निहित होती है, जनता के प्रतिनिधियों में निहित होती है। अगर अपन इसको और अर्थ में लेवें, जैसे भी मान लो संसद है, तो संसद लोकसभा प्लस राज्यसभा, यानी कि आप देख लो कि लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन प्लस राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर के हमारे भारत की संसद यानी पार्लियामेंट का निर्माण होता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय लोकतंत्र में, यानी कि हमारा जो भारत का लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र में जो संसद है वो आपको पता है कि जनता का सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। जनता की सर्वोच्च क्या है, जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। यानी कि संसद में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं, यानी कि सर्वोच्च प्रतिनिधि आपको पता है संसद में ही बैठते हैं। और उसके बाद में अब देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ अपन पढ़ेंगे संविधान में संशोधन की शक्तियाँ, यानी कि संसद की अन्य शक्तियों में अपन ने अभी आप पढ़ लेते हैं, अन्य मतलब कि विधायी शक्तियों के अलावा जो संविधान में संशोधन की शक्ति उसका अपन अध्ययन करते हैं। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव है ना, वो आपको पता है कि संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी सदन में ये पेश किया जा सकता है संविधान में संशोधन का प्रस्ताव। अब यहाँ बात ये उठती है कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो 3 तरीके से होती है। एक तो साधारण बहुमत के द्वारा, एक विशेष बहुमत के द्वारा, तीसरा नंबर का क्या है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की जो विधानमंडल है, आधे राज्यों की जो सरकारें हैं, उनकी स्वीकृति इसमें आवश्यक होती है। तो देखो, साधारण बहुमत से कौन कौन से संविधान में संशोधन किए जाते हैं, जैसे भी मान लो किसी नए राज्य का निर्माण करना है, या मान लो राज्य के नाम में उसमें कोई परिवर्तन करना है, या सीमा से संबंधित कोई संशोधन करना है, या मान लो किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना है, तो इसमें साधारण बहुमत के माध्यम से ये कार्य किया जा सकता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे विशेष बहुमत की बात आ रही है, तो विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है कि इसमें संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इसमें पृथक जो उपस्थित जो मतदाता है उनकी 2/3 बहुमत के माध्यम से और राष्ट्रपति की स्वीकृति से जो राज्य के आपको पता है अधिकार है या राज्य की शक्तियां हैं, या मान लो न्यायपालिका है, न्यायालय से संबंधित या न्यायपालिका से संबंधित कोई संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। और तीसरा जो मैं भी आपको बताया कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन या उनकी स्वीकृति आवश्यक होती है। तो ऐसे में कौन कौन से संशोधन किए जाते हैं, ऐसे में आपको पता है कि हमारे भारत में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित जो संशोधन है उनके लिए विशेष बहुमत और आधे राज्यों की जो सरकारें हैं या विधानमंडल है उनकी स्वीकृति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में, या आपको पता है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की जो कार्य पद्धति है उनमें संशोधन का जो कार्य है वो इसी के तहत किया जाता है। अब देखो, मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ, अगर बात संविधान में संशोधन की आई है तो देखो, जो संशोधन का जो प्रस्ताव है, संशोधन के प्रस्ताव का जो बिल है वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया भी था, संशोधन के प्रस्ताव की जो शुरुआत है, जैसे ही मान लो भारतीय संविधान में कोई संशोधन करना है, संविधान में संशोधन करना है, तो संशोधन का जो प्रस्ताव का जो बिल है ना, संविधान में जो संशोधन का जो प्रस्ताव है उसको बिल के रूप में पेश किया जाता है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किसके रूप में पेश किया जाएगा, बिल के रूप में। उसके बाद में आपको पता है कि जो हमारे भारत की संसद में जो उच्च सदन और निम्न सदन है, यानी लोकसभा और राज्यसभा,
संसद के दोनों सदनों के पृथक पृथक 2/3 बहुमत के माध्यम से उसका अनुमोदन किया जाना चाहिए, यानी उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। यानी जो लोकसभा और राज्यसभा में जो सांसद है उन सांसदों का पृथक पृथक 2/3 बहुमत के माध्यम से स्वीकृति होनी चाहिए। और अंत में आपको पता है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति से या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या अनुमोदन के साथ उस संविधान में संशोधन का कार्य किया जा सकता है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। जैसे मैं इसका एक आपको उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे भी आपको पता है हमारे भारत देश में 2016 के अंदर जो जीएसटी का आपको पता है कि जीएसटी से संबंधित आपको पता है संविधान में संशोधन हुआ था। 101वां संविधान संशोधन हुआ था जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित, और ये पारित किया गया था आपको पता है 8 अगस्त 2016 को, है ना। और 1 जुलाई 2017 को हमारे भारत देश में ये लागू हो गया था। तो ये संविधान में संशोधन को लेकर के ये कार्य संसद ही कर सकती है, यानी भारत की संसद को ही संविधान में संशोधन का कार्य सिर्फ और सिर्फ किसके पास में है? संविधान में संशोधन की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। संसद ही संविधान में संशोधन का कार्य कर सकती है और अन्य किसी राज्य की सरकारों को या राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार नहीं है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो आगे अपन पढ़ते हैं इसके अंदर। देखो अब अपन पढ़ते हैं संविधान में संशोधन की शक्ति। तो देखो संविधान में संशोधन की बात आ रही है, तो भारतीय संविधान की अगर अपन बात करें तो संविधान में संशोधन की जो शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संसद को है। यानी कि मैं फिर कहना चाहता हूं, किसी राज्य की सरकार को या राज्य विधानमंडल में संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा संविधान में संशोधन का कार्य किया जा सकता है। संविधान में संशोधन का कार्य किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। अंत में आपको पता ही है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति या हस्ताक्षर के साथ, अनुमोदन के साथ उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और संविधान का जो अधिकांश भाग है, यानी भारतीय संविधान का जो अधिकांश भाग है उसमें अकेली संसद, भारतीय संविधान का जो अधिकांश भाग है उसमें अकेली संसद के द्वारा आपको पता है कि सामान्य बहुमत से या मान लो दोनों सदनों के, यानी कि दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की पृथक 2/3 बहुमत के माध्यम से संविधान में संशोधन का कार्य किया जा सकता है, यानी उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। या मान लो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती है जिसमें आपको पता है कि जो संशोधन है, मतलब कि जो संविधान में संशोधन है, उस संशोधन के लिए भारतीय संघ के, अपन ने पढ़ा था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। यानी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें भारतीय संघ के जो आधे राज्य है ना, आधे राज्यों की जो विधानमंडल है, आधे राज्यों की जो सरकार है, उनकी स्वीकृति आवश्यक होती है। तो ये इसमें अपने सिलेबस के अनुसार ये इसमें इतना ही दे रखा है। तो उसके अलावा देखो अपन आगे पढ़ते हैं वित्तीय शक्तियां। संविधान में संशोधन की शक्ति मैंने आपको बताया अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है और इसका प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है संविधान में संशोधन की शक्ति को लेकर के। अब देखो वित्तीय शक्ति की बात आ रही है। देखो जनता के प्रतिनिधि होने के नाते आज आप देख लो कि अभी मैंने आपको बताया कि देश जो हमारे भारत की जो संसद है वो जनता के, आपको पता है कि सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है, जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। तो जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारत की संसद को क्या अधिकार है? भारत की संसद को जो राष्ट्र की संपत्ति है, जो राष्ट्रीय वित्त है, उसके ऊपर इसका पूर्ण अधिकार प्राप्त है, यानी कि पूरी तरह से उसका अधिकार उसे प्राप्त है। और हर साल आपको पता है कि प्रतिवर्ष हमारे देश के अंदर आपको पता है कि वित्त मंत्री जो है, अभी वर्तमान में जो वित्त मंत्री वो कौन है? निर्मला सीतारमण। वो आपको पता है कि प्रतिवर्ष आपको पता है कि जो राष्ट्रीय आय और व्यय से संबंधित, यानी एक देश में कितनी आय हो रही है और कितना खर्च हो रहा है, यह व्यय से संबंधित है। तो राष्ट्रीय आय और व्यय से संबंधित प्रतिवर्ष बजट पेश किया जाता है। तो उस आय व्यय का जो लेखा है वो जब तक लोकसभा से स्वीकृत न करा लिया जाए, यानी कि लोकसभा से स्वीकृत न करा लिया जाए, तब तक आपको पता है कि आय व्यय से संबंधित या खर्च से संबंधित, है ना, कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए आपको पता है कि लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक होती है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि होने के नाते आपको पता है कि राष्ट्र की जो संपत्ति है, राष्ट्रीय वित्त है, उसके ऊपर आपको पता है कि जनता के प्रतिनिधियों का पूर्ण अधिकार है, इसलिए इसे लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक होती है। अब देखो आगे अपन पढ़ते हैं वित्तीय शक्तियों के अलावा इसमें आ रही है प्रशासनिक शक्तियां, यानी कि प्रशासनिक शक्तियों में बात करते हैं भारतीय। देखो मैंने जो पिछली वीडियो उसमें भी आपको बताया था कि हमारे भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है ना, संसदात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, जैसे उच्च सदन है, निम्न सदन है। और दूसरी बात आपको पता है कि संविधान में जो संघीय कार्यपालिका है ना, संविधान में जो संघीय कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी है, संघीय कार्यपालिका और मंत्रिमंडल जो है ना, प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है,
है ना। तो ये आपको बताए कि संसद व्यवहार में, यानी कि व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि मंत्रिमंडल और आपको बताया कि जो संघीय कार्यपालिका है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये उत्तरदायी होती है किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर मान लो मंत्रिमंडल, जो भारत का जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल उस समय तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक उसको क्या प्राप्त है, जब तक उसको लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। अगर मान लो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो आपको पता है कि पूरी की पूरी मंत्रिमंडल को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है उसके पास में विशेष बहुमत न होने के कारण उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो संसद अनेक प्रकार से, यानी संसद अनेक तरीके से आपको पता है कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। तो ये हमने प्रशासनिक शक्तियों में देखा है कि संसद किस तरह से ये प्रशासनिक रूप से कौन कौन से कार्य कर सकती है। तो ये हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, और हम अगली वीडियो में अन्य शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा नमस्कार और जय हिंद और जय भारत। घर में रहें, सुरक्षित रहें,